हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस चैनल पर। आज फिर अपना जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज है उसको कंटिन्यू करेंगे। देखिए थोड़ा सा वीडियो लेट हो गया है किसी कारणवश, ठीक है, लेकिन आज हम इस अकेले वीडियो में जितना चैप्टर है उस सभी को कवर कर लेंगे, ठीक है। जितना चैप्टर छूटा हुआ उस सबको एक साथ ही एक ही वीडियो में सभी चैप्टर के ऑब्जेक्टिव को ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो एप्लीकेशन डेरिवेटिव से स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं वैसा ही क्वेश्चन वैसे ही मतलब एज इट इज़ फॉर्मूला बताऊंगा जो आपको डायरेक्ट आपको ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इससे लेकिन कुछ एक्सप्लेनेशन होगा थोड़ा मोड़ा, तो उसको हम करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो देखिए एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में इसको दो फॉर्मूला बनता है, ठीक है। एक होता है अति परवलय, ठीक है, समीकरण, इसको हम कहते हैं। देखिए ये हाइपरबोला होता है, हाइपरबोला इक्वेशन। दो को आपसे पूछता है, एक ये हुआ है और दूसरा है दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, या फिर इलिप्स, एरिया ऑफ द इलिप्स, ठीक है। ये दो वो आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इस दोनों में से एक नहीं तो आपको दोनों ही दे दिया जाता है कभी कभी, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, देखिए एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर 1 होता है। देखिए इस दोनों पर ध्यान दीजिए, ठीक है। ये किसका हुआ, हाइपरबोला इक्वेशन आपसे पूछे अगर यानी हाइपरबोला का तो वो होता है, लेकिन इलिप्स का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ द इलिप्स पूछे यानी दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल, तो ये होता है एज इट इज सेम होता है, बस ये होता है प्लस में होता है, प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर 1 होता है, ठीक है। इस दोनों में से आपको एक ना एक फॉर्मूला 100% फिक्स है, तो एक नंबर यहाँ से, या फिर अभी तो 100 नंबर दिया जाता है, तो हो सकता है आपको दोनों ही साथ में दिख जाए। तो एक तो कंप्लीट है, इसमें से एक आना ही आना है, ठीक है। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से यही दो इंपॉर्टेंट बनते हैं। उसके बाद अब चलते हैं डिफरेंशिएशन इक्वेशन में, ठीक है। इसको नोट कर दिए। अब देखिए एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में दो को कंप्लीट हो गया। अब देखिए डिफरेंशिएशन इक्वेशन से भी आपके बहुत सारे इसमें नहीं होंगे, क्योंकि इसमें वैसे तो प्रॉपर्टीज बहुत सारे हैं, लेकिन अगर आपको वो सॉल्व करने आता है तो प्रॉपर्टीज हमको लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है, वो आराम से आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। एक छोटा सा इंट्रो दे देंगे, ठीक है। उसके बाद अभी फिलहाल अभी जो पूछा जाता है वो हम देखते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें एक और चीज़ पूछा जाता है, समाकलन गुणक, या फिर इसको कह सकते हैं आईएफ यानी इंटीग्रेशन फैक्टर, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ फैक्टर। तो ये आप तो पूछे कि क्या होता है, तो देखिए ये एज इट इज आपको ऑब्जेक्टिव में भी देखने को मिलेगा और नहीं तो 2 नंबर में भी आपको बनाने के लिए रहेगा, ठीक है। तो ये होता है ई का पावर पी का डिफरेंस इंटीग्रेट, ठीक है। ये आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये क्या होता है, आईएफ इंटीग्रेशन ऑफ फैक्टर्स। देखिए यहाँ पर ये भी एक चीज़ है कि जैसे आप अगर बना भी लेंगे तो ऑब्जेक्टिव में अगर आप मान लीजिए कि ई का पावर आपको मान लीजिए 2 log x आ गया और ऑप्शन में ये रहेगा ही नहीं, तो क्या करेंगे। तो देखिए हम जानते हैं ई का पावर अगर log x है, ठीक है, तो x ही प्राप्त होता है। इतना बात आपको मालूम होना चाहिए, बस इसी पर से आप मतलब है कि लॉग के आगे कुछ नहीं होना चाहिए, न माइनस न 2 न 3 कुछ नहीं होना चाहिए। तो अगर मान लीजिए कि आपको आंसर इस प्रकार से आता है ई का पावर, तो लॉग ई 2 कहाँ से आया है, इसके x पर से आया था x स्क्वायर, तो फाइनली ई और लॉग कैंसिलेशन हो जाता है, बचता कितना एक्स स्क्वायर। तो आपको ऑप्शन में केवल एक्स स्क्वायर देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर ये चीज़ आपको मालूम है तो लॉग और एक्सपोनेंशियल का मेल अगर मालूम है तो आप आराम से इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो ये छोटा सा इंट्रो हुआ, नहीं तो एज इट इज आपको ये भी दिया जाता है कि निम्नलिखित में से समाकलन गुणक का फॉर्मूला कौन है, ये भी या फिर सूत्र है, तो ये आपको ऑप्शन में जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो एक ये हो गया। अब एक होता है समीकरण,
अब देखिए हल का है या अवकलन समीकरण निकालने के लिए है, तो उसके लिए इजी है, ये आपको सॉल्व करने के लिए रहता है y इंटू आई एफ, जो हम इससे निकालते हैं, इक्वल टू इंटीग्रेट ऑफ q इंटू आई एफ dx। ठीक है, ये किसके लिए है, तो समीकरण या फिर आपको क्वेश्चन हल करने के लिए कहेगा। तो वैसे ये ऑब्जेक्टिव में काम नहीं आएगा, ऑब्जेक्टिव में यही काम आएगा, ये आपको क्वेश्चन बनाने के लिए काम आएगा। ठीक है, लेकिन कोई ठीक नहीं है आपको, अगर ऐसा मिलता है अवकलन समीकरण का सूत्र निम्नलिखित में से कौन है, तो अगर बाय द वे आए तो इसको टिक आउट कर लीजिए, नहीं तो ये नहीं पूछा जाता है, इसी को आप 1 नंबर कंप्लीट मानिए। ठीक है, तो इसमें और देखिए डिफरेंशिएशन इक्वेशन में और बहुत सारे क्वेश्चन भी है। अब कैसे होंगे, तो इसमें x dx माइनस y dy बराबर 0 रहा है। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन को आप आराम से सॉल्व कर लीजिए। जैसे अगर मान लीजिए y dx माइनस x dy बराबर 0, फिर और भी हो सकता है प्लस में, ये दोनों प्लस में भी देखने को मिले हैं, x प्लस y dy इक्वल टू 0, या फिर y dx माइनस प्लस x dy। ठीक है, आराम से सब कर लीजिएगा ये सबको, और बहुत सारे इसमें आते हैं जो इजीली बन जाते हैं। तो ये भी सब एक इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है। देखिए ये बनता कैसे है, जानते हैं क्या हो जाएगा, इसको बराबर के उस पार ले चलते हैं, तो इधर कितना बचा है, माइनस वाई डी वाई इक्वल टू, इसको बराबर के उस पार ले जाएंगे तो माइनस एक्स डी एक्स, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, आज जनाते दोनों तरफ dx दिए जाता है, दोनों पर इंटीग्रेट लग जाता है, y का वाई स्क्वायर बटा 2, इधर कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटा 2 प्लस सी, या इसको बराबर इस पर अगर ऑप्शन में ऐसे ना रहे तो ऐसे तो रहेगा वाई स्क्वायर बटा 2 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 2 बराबर सी, ये आपको साथ में रहेगा, ये नहीं तो ये। उसी प्रकार ये सबको सॉल्व कर लीजिएगा, आराम से सॉल्व हो जाता है। देखिए ऐसे मतलब बहुत सारे ऐसे प्रॉपर्टीज है। ठीक है, वीडियो के अंत में हम आपको वो ऐसा प्रॉपर्टीज मतलब क्वेश्चन को दे देंगे। ठीक है, तो उसको आप देख लीजिएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट यही बनता है, और नहीं तो इंपॉर्टेंट छोटा छोटा ऐसे ही क्लिप्स में निकालने के लिए कहता है, नहीं तो ऑब्जेक्टिव में एज इट इज इस पर यानी IF निकाल के, और उसके बाद नीचे ऑप्शन में आपको दिया रहेगा कि निम्नलिखित में से IF कौन है। अगर फॉर्मूला पूछा तो डायरेक्ट यही होगा, लेकिन इक्वेशन दे के निकालने के लिए कहेगा तो इस पर आप निकाल लीजिए। ठीक है, नहीं तो ऐसे सारे क्वेश्चन भी बनते हैं ऑब्जेक्टिव के लिए, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने आता है तो आपको यहाँ से 2 से 3 नंबर फिक्स है, यहाँ से 2 से 3 नंबर आपको पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन इक्वेशन का ये पार्ट खत्म होता है। डिफरेंशिएशन इक्वेशन में आपको उतना ऑब्जेक्टिव पूछा वैसे जाता नहीं है, लेकिन फिर भी सॉल्व करने वाला पूछा जाता है। ठीक है, जो एज इट इज फॉर्मूला होता है वो एक ही है, इसको आप मान लीजिए। ठीक है, अब देखिए, अब डिफरेंशिएशन इक्वेशन खत्म हुआ, अब वेक्टर पर चलते हैं। अब देखिए वेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर आपने वेक्टर एक और मतलब 2 वाला देखा होगा, ठीक है, 2 सदिश या फिर 2 अदिश वाला, यानी 2 वेक्टर या फिर 2 स्केलर वाला देखा हो, लेकिन हम इसमें 3 भी कवर करते हैं, क्योंकि आज की अभी जो एग्जाम ट्रेंड चल रहा है उसमें त्रिगुणक भी पूछा जाता है। तो त्रिगुणक में भी कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से इसमें जो बताएंगे वेक्टर हो गया आपका, 3D हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, इस सब में जो बताएंगे वो एज इट इज़ आपको पूछने वाला ही है। ठीक है, तो चलिए अब इसको आप चाहे तो स्क्रीनशॉट मार लीजिए। अब हमारा जो वेक्टर है स्केलर है उसको हम देखेंगे। तो देखिए इसमें जो है इसमें 2 को चला जाता है, इसमें 2 कंडीशन हम लिखते हैं। एक होता है डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, क्रॉस कहने का मतलब आपको इस प्रकार से देखने को, गुना के साइन, और डॉट कहने का मतलब ये डॉट के साइन में दिखता है। ये दोनों देखिए दोनों ही बहुत ही ईजी है, आराम से इससे आपको 3 से 4 नंबर यहाँ से हम कंप्लीट कर लेंगे। 3 से 4 नंबर, इससे अधिक ही होगा, कम नहीं होगा, इससे ज़्यादा ही हो, मतलब अधिकतर ही पूछे जाते हैं, लेकिन 3 से 4 नंबर ही लिखे, 5 भी 6-7 भी हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो देखिए इसमें पहला नंबर हम लिखते हैं कि अगर आपको एक कैप निकालने के लिए कोई कहता है तो वेक्टर ए बटा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। ठीक है, आपको ए दिया रहेगा और उसका मैग्नीट्यूड निकालिएगा, उसमें रख दिया तो एक कैप निकल जाता है। दूसरा
अगर एक कैप का मैग्नीट्यूड आपसे पूछता है तो 1 होता है हमेशा। अब देखिए इसका इस्तेमाल हम कैसे स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल करेंगे। कैसे? देखिए मान लीजिए कि आपको वेक्टर ए दिया हुआ है, कुछ भी आई प्लस जे प्लस के कुछ दे दिया है, ठीक है। तो एक कैप का मैग्नीट्यूड निकाले, तो एक कैप का मैग्नीट्यूड निकाले तो क्या अब इसको हम अब निकालने जाइएगा, एक कैप निकालिएगा फिर मैग्नीट्यूड निकालिएगा, पता चला कि ऑब्जेक्टिव में ये तो सब्जेक्टिवों के ऊपर चला गया। नहीं, ऐसा नहीं करना। हम जानते हैं कुछ होगा, कुछ वेक्टर दिया रहेगा, अगर हमको एक कैप का मैग्नीट्यूड निकालना कहता है तो 1 होता है हमेशा, चाहे यहाँ कुछ रहे, कुछ बदल देंगे हम, जे मन करेगा 5 9 10 कुछ लिख देंगे, माइनस प्लस में कुछ हो, लेकिन आपको ये कह रहा है कि एक कैप निकालिए, ठीक है। तो कितना होगा? तो आपको 1 के इक्वल होता है, ठीक है। अगर आपको ऐसे ही एज इट इज़ नहीं आपको एक कैप देता है, और क्वेश्चन दे के अगर कहा कि क्वेश्चन दे दिया है, ठीक है, और एक कैप का मैग्नीट्यूड निकालिए तो कितना होगा? कुछ क्वेश्चन है, हमको इससे क्या मतलब, हम जानते हैं प्रॉपर्टीज तो एक जानते हैं कि एक कैप का मैग्नीट्यूड 1 के बराबर होता है। तो आराम से यहाँ से एक नंबर हम उठा लेंगे, ठीक है, बिना सॉल्व किए हुए। अब ये हो गया। अब देखिए नेक्स्ट वाला। अब देखिए यहाँ से भी आपको इंपॉर्टेंट सारे बनते हैं। देखिए तीसरा कि अगर आपको वेक्टर ए, देखिए कैप में दिया रहा है चाहे वेक्टर में दिया रहा है, ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं है, आई या फिर जे डॉट जे रहे या फिर के डॉट के रहे, तो ये होता है 1 के बराबर होता है। कितना होता है? 1 के बराबर होता है। या फिर ऐसे ना देकर अगर आपको वेक्टर इसका स्क्वायर दे, या फिर वेक्टर जे का होल स्क्वायर दे, या फिर वेक्टर के का होल स्क्वायर, तो ये भी 1 के इक्वल ही होता है, क्योंकि ये ऐसे स्क्वायर कहने का मतलब ही ये वाला होता है, ठीक है। कोई इसमें से एक हो रहेगा, जैसे मान लीजिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर आई डॉट वेक्टर आई, ये कितना होगा? 1 होगा। इसमें से कोई एक को दिखना चाहिए, तो वो किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। अब क्या है इसमें? अब देखिए चौथा नंबर में इसमें हम देखेंगे, अगर इसमें अलग रहे, मान लीजिए वेक्टर ए वेक्टर के रहे तो 0 होगा। कुछ हो मतलब दोनों सेम नहीं होना चाहिए। क्या है? दोनों सेम नहीं होना चाहिए, यानी अगर मान लीजिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर जे भी रहे तो भी 0 होगा, या फिर वेक्टर के डॉट वेक्टर आई रहे तो ये भी कितना होगा? 0 होगा। डॉट कहने का मतलब है कि डॉट में सेम नहीं होगा, अगर सेम होगा तो वो कितना होगा? 1 होगा, एक जैसा डॉट में, ठीक है। आई हो, जे हो, के हो तो कितना होगा? 1 होगा, ठीक है। लेकिन डॉट में अगर दोनों सेम नहीं होगा मतलब आई जे हो, के जे हो, मतलब सेम नहीं हो तो वो 0 कुछ लिख दीजिए, के डॉट आई, ये भी कितना होगा? 0 होगा। और कुछ लिखना है, जे डॉट आई, ये भी कितना होगा? 0 होगा। कुछ लिख दीजिए, जे भी लिखना है लिख दीजिए, मतलब दोनों सेम नहीं होना चाहिए। अगर सेम होगा तो वो किसके होगा? इक्वल, 1 के इक्वल होगा, लेकिन दोनों सेम नहीं होगा तो वो 0 के इक्वल होगा। और एक और फॉर्मूला इसमें हम लिख देते हैं जो ऑलराउंडर है, आपको 3D में भी वो इस्तेमाल होता है और वेक्टर में भी इस्तेमाल होता है, ठीक है, कोण के हिसाब से इस्तेमाल होता है। तो ये आप जान गए, इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है, ये वाला को हम मिटा देते हैं, ये आपको याद रहेगा। दोनों सेम नहीं रहे तो 0। 5वां नंबर में हम लिख देते हैं उसको, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 होता है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इससे भी आपको 1 नंबर कंप्लीट हो जाते हैं, इससे भी आपको 1 नंबर एज इट इज यही पूछा जाता है, नहीं तो 2 एंगल दे दिया जाता है, तीसरा एंगल निकालने के लिए कहता है, तो इसके हिसाब से ये निकाल लेंगे, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट इस हिसाब से ख़त्म हुआ। क्रॉस प्रोडक्ट थोड़ा सा समझने वाला चीज़ है, अगर आप जानते होंगे तो बहुत अच्छा बात है। अब देखिए इसमें कोई कैप उप नहीं निकालता है, क्रॉस में हाँ निकालता है, लेकिन क्रॉस निकालने के बाद होता है, ठीक है। अब देखिए इसमें हम क्या लिखेंगे, ये तो इसको इक्वल होगा, ठीक है, एज इट इज इसका सेम में इसमें अप्लाई होता है, लेकिन यहाँ पर वेक्टर आई क्रॉस वेक्टर जे हो, ठीक है, तो इसमें 0 कब होता है? इसमें जब दोनों सेम रहेगा तब 0 होगा,
वेक्टर जे क्रॉस वेक्टर जे, या फिर वेक्टर के, तो ये कितना होता है, 0 होता है। क्रॉस में अगर दोनों सेम हो तो 0, क्रॉस में दोनों सेम हो तो 0 होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से हम समझ गए। क्रॉस में दोनों सेम हो तो 0, लेकिन डॉट में दोनों सेम हो तो 1। ये आपको ये दोनों डिफरेंस मालूम होना चाहिए। अब देखिए ये एक चीज़ समझ लीजिए, आई जे के, बस इतना ही आपको समझना है। ये क्या होता है आई जे के। अब देखिए इस पहला नंबर समझ लेते हैं, अब दूसरा नंबर, इससे आपको खुद बढ़ा दिए। देखिए हम एक क्लॉक वाइज जानते हैं, एगो एंटी क्लॉक वाइज जानते हैं, दो तरह के जानते हैं। क्लॉक वाइज कहने का मतलब है कि जो घड़ी के दिशा में चलता है। घड़ी किस प्रकार चलता है, तो इस प्रकार चलता है घड़ी, इस प्रकार, न कि उल्टा ऐसे चलता है, नहीं चलता है। क्योंकि मान लीजिए ये घड़ी है, तो ये घड़ी ऐसे इस प्रकार से चलता है, 1 बजेगा 2 बजेगा, इधर से उल्टा थोड़ी ना चलेगा कि 12 बजेगा 1, 11 बजेगा, ऐसे नहीं चलता है। ठीक है, तो घड़ी हमेशा क्लॉक वाइज कहने का मतलब है कि घड़ी के दिशा, एंटी क्लॉक कहने का मतलब है कि घड़ी के उल्टी दिशा। तो बस इतना आप समझ गए कि क्लॉक एंटी क्लॉक क्या होता है। चलिए अब आप आराम से यहाँ, अगर आप एंटी क्लॉक समझ गए, बस यहाँ से भी 2-3 नंबर कंप्लीट कर ही लीजिए। अब देखिए इसमें दोनों क्रॉस में दोनों सेम होने का मतलब है कि 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से 0 हो जाएगा। लेकिन दोनों सेम ना हो तब वेक्टर आई क्रॉस वेक्टर के रहे तो क्या हो, तो इसमें हम देख रहे हैं कि दोनों सेम नहीं है, तो क्या हम इसमें भी 0 कर दे, नहीं 0 करेंगे। क्यों नहीं, क्या 1 कर दे, नहीं। तब क्या होगा, तो इसमें ना 1 होता है ना 0 होता है, तो क्या होता है, इससे हम पूछ के पता करेंगे। किससे, ये जो हम घड़ी की तरह बनाए हैं 3 सुइया, इससे हम पता करेंगे। आप एग्जाम में जरूर ऐसा बना ले 3 गो, मतलब तिरछा साइड से बना लीजिएगा आराम से, किधरों 3 गो सुइया बना लीजिएगा। उसके बाद इससे पता चलेगा कि आपको क्या होगा। क्रॉस में है, क्रॉस के लिए हम बता रहे हैं, तो देखिए आई क्रॉस के का मतलब देख रहे हैं कि आई से कहाँ जा रहा है, इधर ऐसे जाएगा, मतलब ये क्या है, किस दिशा में जा रहा है, घड़ी के दिशा। तो घड़ी के दिशा में जाएगा ना तो माइनस लगता है, तो आई क्रॉस के है, बचल कथी है, जे ना, तो माइनस जे, यही तो बचा है। अब इधर से तो जा नहीं सकते, इसको छलांग मार के तो जा नहीं सकते, क्योंकि आई बीच में आ रहा है जे, तो ऐसे नहीं जाएंगे, तो कैसे जाएंगे, तो बिना रुकावट वाले के ओर जाएंगे। यानी आई से हम कहाँ जाएंगे, के की तरफ। तो आई के मतलब हम किस तरफ बढ़ रहे हैं, तो क्लॉक वाइज बढ़ रहे हैं। कैसे चलना है, क्योंकि इधर से इधर ना गए हैं, तो ये क्या है, क्लॉक वाइज। तो क्लॉक वाइज जब चलते हैं, यहाँ लिख देते हैं, अगर क्लॉक वाइज होगा तो माइनस, एंटी क्लॉक वाइज होगा तो एंटी क्लॉक वाइज तो प्लस। ये आप ध्यान रख ले, क्लॉक वाइज माइनस, एंटी क्लॉक मतलब घड़ी के जब उल्टा दिशा में चलेगा तब प्लस होगा, और घड़ी के सीधा दिशा में चलेगा तो माइनस होगा। कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, ये इसको बात आप ध्यान रखिए। अब जैसे हम चल लेते हैं, मान लीजिए कि आई क्रॉस जे, तो ये क्या होगा, तो हम पहले यहाँ पर पता कर लेंगे कहाँ जा रहा है, आई से जे की तरफ, तो मतलब घड़ी के उल्टा दिशा में हम चल रहे हैं। कहाँ, आई से जे गया है, मतलब उल्टा चल रहा है। तो उल्टा कहने का मतलब है बचल क्या है, के है, तो ये प्लस में होगा। क्लियर। देखिए और भी हम आराम से कुछ ले सकते हैं, मान लीजिए कि जे क्रॉस के, तो देखिए यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि किस दिशा में जा रहा है। तो जे से कहाँ जा रहा है, के, किधर है, घड़ी के उल्टा दिशा है, घड़ी के उल्टा दिशा है, घड़ी के उल्टा दिशा है, तो क्या हो, बचल के, जे के दिख रही है तो आई है तो बचल है। अब प्लस होगा कि माइनस पहले पता कर लेते हैं, कितना होगा, आई से के की तरफ, मतलब घड़ी के उल्टा दिशा में चल रहे हैं। एक बार हाथ घुमा लीजिए, ज़्यादा दिक्कत हो रहा है तो एक हाथ घड़ी के उल्टा दिशा मतलब प्लस, सीधा दिशा होगा। और एक और ले देते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पर अगर होगा के क्रॉस जे, तो इसका क्या होगा, तो बच्चा है पहले उसको लिख लीजिए, आई तो होगा, चूंकि के जे लिखा है तो आई होगा। अब पता करना है कि प्लस में आई है कि माइनस में आई, तो इससे पता कर लेते हैं। तो के से कहाँ जा रहा है, जे, के से जे, तो ये घड़ी की दिशा है कि ये तो घड़ी की दिशा है, तो यानी माइनस में होगा। कहाँ, के से जे मतलब नीचे की तरफ। उंगली अगर नीचे आएगा, उंगली अगर नीचे आएगा तो इसका मतलब है कि
माइनस उंगली अगर हम घुमा रहे हैं, अगर ऊपर जा रहा है तो प्लस होगा। ठीक है, तो घड़ी के दिशा में रहेगा तो माइनस, और घड़ी के उल्टा दिशा में रहेगा तो प्लस। बस इससे आपको ये आप समझ गए तो आराम से इसको बना दीजिएगा। ठीक है, अब इसमें अब ज़्यादा कुछ है नहीं। हाँ, अब एक और चीज़ इसमें पूछा जाता है, पहले इसको आप नोट कर लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट बताते हैं दोनों में। अब देखिए, एक होता है लंब, एक होता है समांतर। तो ये दोनों से भी, ये दोनों में एगो फिक्स कर लीजिए, इस दोनों में से एगो और फिक्स। मान लीजिए कि आपको कहता है कि लंब, एक होता है समांतर। ठीक है, किसके लिए? तो समांतर होता है क्रॉस के लिए और लंब होता है डॉट के लिए। अगर मान लीजिए कि आपको दो गो कुछ दिया, दो गो देता है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0 है, एगो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर 0 है। दो गो क्वेश्चन दिया हुआ है, एक ये है, एगो ये क्वेश्चन। तो आपको अगर तर्क देने के लिए कहेगा कि मान लीजिए कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर एगो 0 है, एगो वेक्टर ए क्रॉस एगो वेक्टर बी बराबर, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे इसका मतलब? अब तो यही चीज होता है कि अगर लंब आपसे कहे ना, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर होता है 0। अगर आ गया दोनों को डॉट निकालने पर तो वो लंब होता है। ठीक है, अगर समांतर कहेगा तो इसका मतलब कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी जब निकालेंगे, अगर 0 आता है तो वो क्या होता है? समांतर होता है। क्लियर? समांतर कहेगा इसका मतलब क्रॉस दोनों का निकालेंगे तो क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। लंब कहेगा निकालने के लिए तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर, मतलब दोनों का डॉट कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। तो इससे भी ये दोनों में से एगो न एगो फिक्स है, ये दोनों में से एगो आता ही आता है। ठीक है, ऑप्शन मिलेगा कि निम्नलिखित में से लंब कौन है, तो बस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0। ऑप्शन में ये भी रहेगा, लेकिन समांतर रहेगा तो ये लगाना, लंब रहे तो ये लगाना है। लेकिन आपके मतलब ऑब्जेक्टिव तो हो गया, ठीक है, लेकिन सब्जेक्टिव में भी दिया जाता है। वेक्टर ए बराबर कुछ समीकरण दे दिया, वेक्टर बी बराबर दे दिया, और कहा कि चेक कीजिए कि लंब है कि नहीं है। तो लंब कहा है, इसका मतलब चेक करने के लिए इसका मतलब दोनों का कथी निकाल लें? डॉट। अगर 0 आ गया तो दिया गया सदिश लंब है। अगर कहा वही दोनों कि समांतर सिद्ध कीजिए, तो दोनों का क्रॉस निकालते हैं, अगर 0 आता है तो दिया गया सदिश कथी है? समांतर है। सिंपल सा। लंब कहा तो दोनों का डॉट 0, समांतर कहा तो दोनों का क्रॉस 0। तो ये दोनों अलग अलग होगा। ठीक है, ये हम इस्तेमाल करते हैं डॉट में और ये हम इस्तेमाल करते हैं क्रॉस में। ठीक है, तो यहाँ से दो वेक्टर वाला खत्म, मतलब दो गो सदिश वाला खत्म होता है। अब यहाँ से हम चलेंगे त्रिगुणक। अब यहाँ से भी ये तो हुआ 4 से 5 नंबर, यहाँ जितना अभी बताया है वेक्टर का वो कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद जो त्रिगुणक बताएंगे वहाँ से अभी आपको 2 से 3 नंबर वहाँ से भी कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, तो आपको अगर नोट करना है तो नोट कीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट मारना है तो स्क्रीनशॉट मार लीजिए। अब हेडिंग देते हैं अपना अदिश त्रिगुणक की विशेषता या फिर इंग्लिश में इसको कहते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, मतलब इसका ठीक है, तो इसको मतलब त्रिगुणक में यानी आपको वेक्टर ए और वेक्टर बी अब नहीं देखेगा मिला, क्योंकि इससे पहले हम देखें कि वेक्टर ए और वेक्टर बी ही साथ में दिखा था। ठीक है, या फिर वेक्टर बी या वेक्टर सी, मतलब कोई दो गो है। लेकिन अब त्रिगुणक कहने का मतलब है कि वेक्टर ए भी साथ में रहेगा, वेक्टर बी भी साथ में रहेगा और
सी भी साथ में रहेगा। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, तो देखिए इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो कैसे है, तो देखिए पहला नंबर हम इसमें देखते हैं, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी रहे और डॉट वेक्टर सी रहे, ठीक है। तो ये इक्वल के, क्योंकि ट्रिपलेट में एक बात ध्यान रख लीजिएगा कि ट्रिपलेट में न डॉट की स्थिति मायने रखेगी और ना ही क्रॉस की स्थिति मायने रखेगी। कहने का मतलब न इसमें डॉट का कोई वैल्यू होगा ना ही कोई क्रॉस का कोई वैल्यू होगा, ठीक है। इसमें किसी का नहीं चलता है, ना डॉट का चलेगा ना क्रॉस का चलेगा, इसका नियम ही अलग होता है, त्रिगुणक का नियम ही अलग होता है, ठीक है। तो इसमें आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन देखेंगे जिसमें कुछ नहीं दिया रहेगा, बीच में ना डॉट रहेगा ना क्रॉस, कुछ नहीं रहेगा, साथ में एक साथ जुड़ा रहेगा, लेकिन किस बॉन्ड के हिसाब से जुड़ा है वही पता नहीं रहेगा। तो यही होता है त्रिगुणक होता है, ठीक है। तो देखिए ये क्या होगा, ये किसके इक्वल होता है, तो ये होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर एक बी क्रॉस वेक्टर सी के इक्वल में होता है। तो ये पहला आपको ये दे देगा और ऑप्शन में ये पूछेगा, ये पूछ सकता है, या फिर आपको ये ऊपर देगा और ऑप्शन में ये देखने को जरूर मिलेगा, ठीक है। तो इससे एक नंबर भी आपको फिक्स हो जाता है। अब देखिए त्रिगुणक में क्या चलता है, एक चीज़ आपको हम बताया है कि क्लॉक एंटी क्लॉक, ठीक है, इसको बस आप ध्यान में रखिए। और फिर अब हमारा जो अगला प्रॉपर्टीज है वो इसी हिसाब से हम बनाएंगे। इससे पहले हम क्लॉक, जो भी हम क्लॉक अभी 3 गो सुई बनाए थे उसमें आई जे और के था, लेकिन अब इसमें आई जे के नहीं होगा, इसमें क्या होगा ए बी और सी होगा। ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, इसमें वेक्टर ए लेंगे, वेक्टर बी लेंगे और वेक्टर सी लेंगे, ठीक है। तो इसके कहने का मतलब क्या होगा, तो देखिए क्लॉक वाइज हम जानते हैं क्या होगा, माइनस लगता है, एंटी क्लॉक वाइज चलेगा तो कुछ नहीं, प्लस रख मतलब प्लस होता है, ठीक है। देखिए अब हम दूसरा प्रॉपर्टीज लिखते हैं। अगर मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन दिया है वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी, इसको बड़ी ब्रैकेट में घेर दिया जाए, ठीक है, ये आपको क्वेश्चन मिला है। अब देखिए इसमें आपको छांटने के लिए ऑप्शन में रहता है, और नहीं तो आप छांटते कैसे हैं, वैसे बाय द वे हम यहाँ देख लेते हैं। अगर मान लीजिए कि आपको ये चीज़ दिया हुआ है, आपको इसमें लिखना है, मतलब इसको इधर अदल बदल करके लिखना है, तो उस किसके साथ माइनस होगा और किसके साथ प्लस होगा वो आपको ध्यान में देखना। अगर मान लीजिए कि हम इसको लिख देते हैं वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर ए, इसको ऐसे लिख दिए, इसको कैसे लिख दिए, ऐसे लिख दिए, तो हम पहले वहां पर चलते हैं, वहां पर उससे पता चलता हम जो लिखे पहले। देखिए ये क्वेश्चन हम जो लिखे हुए मेन क्वेश्चन हुआ, जो मेन क्वेश्चन है हमारा ये वाला, इसको देख रहा है कि वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी, ये कहाँ चल रहा है, घड़ी के उल्टा दिशा में, तो ये ऑलरेडी प्लस में, किसमें है, प्लस में। तो ये हमारा मेन क्वेश्चन हुआ जो एज इट इज रखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर चलते हैं, इसको लिखे हैं क्या, ये चीज़ लिखे हैं, तो क्या लिखे हैं वो सही है कि गलत है, क्या हम जो बोल रहे हैं इतना देर से चिल्ला रहे हैं कि एंटी क्लॉक क्लॉक वो सही है कि नहीं है, तो आइए चेक करते हैं। तो देखिए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर ए, तो ये भी कहाँ चल रहा है, एंटी क्लॉक वाइज है, जो हम ये प्लस में लिखे वो सही है, इसका मतलब ये सही है, तो ये सही है, बिल्कुल सही है। अब इसको और हम कुछ तरीका से लिख देंगे, क्या लिखेंगे, आइए लिखते हैं। मान लीजिए इसको वेक्टर सी वेक्टर ए वेक्टर बी लिख दिए। अब कहिए अपना मर्जी से कहना लिख रहे हैं, अरे भाई लिख रहे हैं आप देख लीजिए, 3 गो लिख सकते हैं, अब 3 गो से ज़्यादा नहीं लिख सकते हैं, अब चाहे तो ऊपर नीचे ऐसे ऐसे करके लिख सकते हैं आराम से, ठीक है। तो देखिए कैसे लिखे, अब इसको जो लिखे हैं वेक्टर सी वेक्टर ए वेक्टर बी, ये भी क्या चल रहा है, एंटी क्लॉक चल रहा है, तो जो हम ये भी लिखे हैं क्या है, ये भी सही है, इसका मतलब ये क्या थी में प्लस में, बिल्कुल इक्वल है, मतलब इस सब क्या है, समान है दोनों। इसको ऐसे लिख दीजिए, इसको चाहे ऐसे लिख दीजिए, इसको ऐसे लिख दीजिए, चाहे इसको ऐसे लिख, कुछ किधरों से लिखते हैं, मतलब जो क्लॉक वाइज हमको रूल फॉलो कर रहा हो। तो अब एक और इसी पर लेते हैं, तीसरा वाला एज इट इज हमारा क्वेश्चन यही लेंगे, वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी, इसमें ना डॉट है ना क्रॉस है ना कुछ है, बोल दिए पहले ही, ना इसमें डॉट का चलती चलता है ना ही क्रॉस का चलती चलता है, इसमें कुछ रहबे नहीं करता है। अब देखिए मान लीजिए कि इसको हम लिखते हैं इसको मान लीजिए कि हम लिख दिए वेक्टर सी वेक्टर बी
वेक्टर ए लिख दिए। अब चेक करते हैं क्या जो ये लिखे है ये प्लस में होना चाहिए, तो हम चाहिए यहाँ पे चेक करते हैं। देखिए वेक्टर सी, वेक्टर बी, वेक्टर ए, ये तो हम देख रहे हैं कि क्लॉकवाइज चलने लगा, तो क्लॉकवाइज चलेंगे तो इसका मतलब यहाँ माइनस लगा देंगे, काम खत्म। मतलब ये सही हो गया, अब सही हो गया, पहले गलत था लेकिन अब माइनस लगा दिए तो सही हो गया। अब अगला और कुछ लिखते हैं, चलिए और कुछ लिखेंगे। और मान लीजिए वेक्टर बी, वेक्टर ए, वेक्टर सी, ये भी लिख रहा है। अब जो ये लिखे हैं क्या ये सही है कि नहीं, आइए चेक करते हैं, क्योंकि हम इसको प्लस में लिखे हैं, ये सही है कि नहीं गलत है वो चेक कर लेते हैं ना। तो क्या है वेक्टर बी, वेक्टर ए, वेक्टर सी, ये भी देख रहे हैं कि कहाँ चल रहा है, ये घड़ी के दिशा में चल रहा है, इसका मतलब ये प्लस लिखे सही है, नहीं सही है, क्या लगाना होगा माइनस। घड़ी के दिशा में चल गया तो ये क्या होगा, तो माइनस होगा, और घड़ी के उल्टा दिशा में चल रहा है तो प्लस हो जाएगा। तो ये दोनों कंप्लीट है, हमारे अंदाज से ये दोनों कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। तो आराम से इसको, अब देखिए इसको आप कहेंगे कि घड़ी के दिशा में, देखिए वेक्टर, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, तो ये तो ऑलरेडी प्लस में तो हम लिखे हुए हैं ना, तो ये तो एंटी क्लॉक है, तो इसका मतलब ये प्लस में है, हम इसको पहले से ही लिखे हुए हैं, तो ये प्लस में, इसको माइनस में हम ले आए, चूंकि दोनों का एक बेस ले लिए है कि क्वेश्चन क्या होना चाहिए, दोनों का प्लस में ही ले लिए है, अपना मर्जी से ले लिए। अब इसको हम इधर उधर चेंज करके देखे हैं तो क्या घड़ी के दिशा वाला है कि घड़ी के उल्टा दिशा वाला है, तो ये दोनों चेक करके हम पता कर लिए कि किसके साथ माइनस जाएगा, किसके साथ प्लस जाएगा। तो इससे भी आपको एक क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन आपको 100% से बनते ही है। तो ये समझ गए, तो ये क्या निकालना है, ना इसमें डॉट होगा ना क्रॉस होगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको हम कंप्लीट करें। अब नेक्स्ट हमारा जो प्रॉपर्टीज है उसको हम देखेंगे। अब देखिए एक दो, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो, अब चौथा चलेंगे। अब देखिए तीन को दिया रहा है और में से दो को सेम रहे तो उसके लिए क्या करेंगे, तो यदि दो सदिश समान हो तब, सदिश समान हो तब, इसका कहने का मतलब क्या, तब इक्वल टू होता है जीरो होता है। तो क्या होगा चलिए देखते हैं। अगर मान लीजिए कि हम यहाँ लिखते हैं वेक्टर ए, वेक्टर ए, वेक्टर बी, तो ये भी कितना होगा, जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्योंकि हम तो कह रहे हैं ना कि कोई दो गो में, तीन गो में से कोई दो गो सेम सेम होना चाहिए, चाहे बी बी हो जाए, सी सी हो जाए, तो वो क्या होगा, जीरो हो जाएगा। अब कहेंगे तीन गो, अरे भाई तीन दो गो हो गया ना, तो तीसरा भी, जैसे मान लीजिए अब कहेंगे कि तीन गो अगर होगा तो ये जीरो ही होगा, तो ये कितना होगा, जीरो ही होगा। क्योंकि दो गो कंडीशन हमारा सॉल्व कर रहा है, मतलब दो गो क्या होना चाहिए, तो मतलब दो गो खाली वेक्टर एक जैसा दिखना चाहिए, तो वो भी जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए और कुछ लिखते हैं। मान लीजिए वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, वेक्टर बी लिख दें, तो ये भी कितना हो जाएगा, जीरो। कोई दो गो में अंदर जीरो, मतलब दो को सेम सेम दिखना चाहिए। और कुछ लिख देंगे, वेक्टर सी, वेक्टर सी, वेक्टर ए। यदि अगर इधर उधर की दो छितरालो रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए कि वेक्टर ए यहाँ है, वेक्टर बी यहाँ है, वेक्टर ए वो ये है, कोई दिक्कत नहीं है, दो गो है ना, अरे यहाँ रहे चाहे वहाँ रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये भी कितना होगा, जीरो होगा, ये भी कितना होगा, जीरो। सिंपल सा लॉजिक है, आप इसको समझ गए। दो का सदिश अगर सेम हो तो किसमें, ट्रिपलेट में, तो उसके लिए हम जीरो होता है, ठीक है। अब ए बी और सी के लिए ये कंडीशन, मतलब ये रूल फॉलो होता है, ठीक है। तो इससे भी आपको कुछ ना कुछ, मतलब इससे भी आपको ऑब्जेक्टिव आने का चांसेस रहता है, लेकिन इसके बाद जो बताएंगे उसमें से फिक्स रहता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। 5वां नंबर प्रॉपर्टीज को हम देखते हैं। तो देखिए अब ये ए में न बी में रहेगा न सी में रहेगा, इसमें आई जे के में रहता है, ठीक है। मतलब तो इसके कहने का मतलब क्या हुआ, तो देखिए आई जे, इसको वेक्टर में रहे चाहे कैप में रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। या फिर इससे, या फिर किधरों कुछ छिताल है, कोई मतलब नहीं।
वेक्टर ऐसे, या फिर के वेक्टर जे वेक्टर आई, या फिर और कुछ लिखना है और लिख दीजिए, और लिख सकते हैं वेक्टर के वेक्टर आई वेक्टर जे, और कुछ 3 या 9 को दिखाएगा, तीनों तरफ से कुछ लिख दे, तो ये सब इक्वल टू होता है 1। ठीक है, तीनों के तीनों अलग, इधर उधर चित्राल माइनस प्लस क्लॉक व्लॉक बाय जिसमें नहीं चलता, किसमें आई जे के वाला में, ना इसमें कहीं डॉट है ना ही क्रॉस है, इसमें ना डॉट है ना कहीं क्रॉस है। ठीक है, लेकिन ए बी सी है और उसमें ना डॉट कुछ ना है, ए बी सी, तो उसमें हम क्लॉक और एंटी क्लॉक जरूर देखें, लेकिन इसमें वैसा नहीं है। इसमें आई जे के इधर उधर तीन को कोई रहना चाहिए, ना ओकरा साथ डॉट होना चाहिए ना क्रॉस होना चाहिए, तो वो किसके इक्वल होता है, तो 1 के इक्वल होता है। यहाँ से एगो नंबर तक फिक्स है, यहाँ से एगो फिक्स है, यहाँ से एगो आना ही आना है, और वो कुछ लिख देना, इधर उधर पलट के 3 को कुछ लिख दीजिए, तो ये कितना होगा, आई होगा, मतलब सॉरी 1 होगा। ठीक है, किधरों से कुछ हो रहा है 1 होगा, और मान लीजिए जे वेक्टर के वेक्टर आई ऐसे लिख दिए, तो ये भी कितना होगा, 1 ही होगा, ये भी कितना होगा, 1 ही होगा, ना इसके अंदर डॉट है ना क्रॉस है ना कुछ हुआ, समझ गए, तो ये कितना होगा, 1 होगा। यहाँ से ये कंप्लीट हुआ। अब देखिए ये प्रॉपर्टी से एगो फिक्स है, अब नेक्स्ट वाला प्रॉपर्टी देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट वाला 5 4 5 छठा, सदिश त्रिगुणक यानी वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, इसके कहने का मतलब क्या हुआ, अब इसका मतलब हम समझते हैं। अब देखिए इसमें अगर आपको वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी दिया रहा है, अब कहेंगे कि अब तो पहले बोले हैं कि इसमें न डॉट होता है ना क्रॉस होता है, फिर क्रॉस कला लिख दिए। अरे भाई क्वेश्चन दिया जा सकता है, ठीक है, क्वेश्चन दिया जा सकता है, लेकिन क्वेश्चन जब दिया जा सकता है तो ये परिवर्तित भी हो सकता है। तो ये किसके इक्वल होता है वो हम देखते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी बच कथी गया बी, तो जोड़े रहेगा, ना डॉट ना क्रॉस कुछ नहीं, फिर माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बच कथी गया सी, तो वेक्टर सी, सिंपल सा आराम से बन गया। अब देखिए इसको इस प्रकार ना देखिए औरों का प्रकार देगा, तो देखिए इसमें पहले आपको यहाँ ध्यान से समझिए। देखिए अगर वेक्टर मतलब दो को इसके साथ एक साथ मर्ज किया है, मतलब ब्रैकेट में घेरा हुआ, तो देखिए जो बाहर है एक बार सी के जोड़े जा रहा है डॉट में, ठीक है, अब बच गया से लिख देते हैं जोड़े, एक बार किसके जा रहा है तो बी के जोड़े जा रहा है, तो पहले सी के जोड़े गया डॉट में, फिर जो बच गया से लिख देगा, जो दो को साथ गया अब बच गया से उसका जोड़े सटा देगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ देखिए एक बार गया फिर बी के जोड़े अब बच गया से सी सटा देगा। अब मान लीजिए कि इसको ऐसे न लिख के और कुछ तरीका से लिख सकते, मान लीजिए कि हम बी ए बाहर निकाल दिए, यहाँ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी ए लिख दिए, तो अब इसको हम कैसे लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, हम जानते हैं इसके साथ एक बार डॉट में, यानी वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी, अब बच कथी गया बच ए, ताकत रहो बस हो गया। अब एक बार इसके जोड़े भी जाएगा डॉट में, तो इसको हम क्या लिखेंगे वेक्टर ए बस सॉरी वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, बच कथी गया बी ए लिख दिया, तो सी ताकत रहो कोई दिक्कत नहीं। अब इसको निकाल दिए और कुछ निकाल सकते, चलिए आइए अब बी को निकाले, अब सी ओ को निकाले ही देते हैं, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। आपको इधर उधर लिखना है तो आप ध्यान से लिखिएगा, ठीक है। तो पहले अब जो ये सी है पहले बी के जोड़े जाएगा, इधर वाला जो पहले रहेगा जो दूसरा लाइन में उसी के साथ जाएगा, तो इसको क्या लिखेंगे वेक्टर सी डॉट वेक्टर बी, बच कथी गया सी बी लिख दिया, ए बच गया ना तो लिख दीजिए, ठीक है। अब कथी जाए एक बार जाएगा एक जोड़े वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए, बच कथी गया बी, तो जोड़े लिख देंगे। इसको और तरीके से इधर उधर कच के आप एक मतलब 3 को और बना सकते हैं आराम से। मान लीजिए कि इसको हम इधर लिखे, आप सी लिख के इधर भी लिख सकते हैं, ठीक है, हम लिख देते हैं, आप बना लीजिएगा वेक्टर। अगर मान लीजिए इसको वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर है, तो ये अलग कंडीशन से लिखाएगा, ये ऐसा नहीं लिखाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ देखिए
ए बी, ठीक है। तो एक बार इसके जोड़े बच गया से लिख देंगे, फिर एक बार बी के जोड़े, फिर जो बच गया से लिख देंगे। और भी बना लीजिएगा, अगर मान लीजिए वेक्टर बी लिखते हैं क्रॉस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए, इसको भी बना लीजिएगा। इसको भी हम चेंज कर सकते हैं चाहेंगे तो। इसको क्या चेंज कर दे, इसको इधर से चेंज कर लीजिए। अगर मान लीजिए कि आपको वेक्टर ए क्रॉस अगर लिखना हो तो वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर बी, इसके साथ भी लिख सकते हैं आराम से। तो ये तीनों आप खुद से लिख लीजिएगा, ठीक है। इसके आधार पर एक बार इसके साथ जोड़े रहेगा से सटा देंगे माइनस, फिर डॉट में एक बार ए सी के जाएगा, जो बच गया से सटा देंगे, हो गया काम खत्म। तो यहाँ से भी आपको 1 नंबर कंप्लीट होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला जो, अब देखिए इसमें हमको नहीं, अब इसका क्षेत्रफल हुआ कुछ, उसको हम लिख देते हैं, ठीक है। इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अब वेक्टर में इसके दो क्षेत्रफल का फार्मूला पूछता है, उसको भी देख लीजिए, दोनों सेम ही होता है आराम से। त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछे, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। तो 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ये किसके वेक्टर के लिए होता है, ठीक है। हाँ, अगर चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछे, सेम ही होता है 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो ये दोनों का चांस वैसे याद रहे तो ठीक है, मतलब हो सकता है कि कहीं पूछ भी दे, ठीक है। ये दोनों हो गया। अब यहाँ से वेक्टर भी समाप्त होता है, ठीक है। अब 3D में चलते हैं। 3D में कुछ क्वेश्चन है जो एज इट इज हर साल रिपीटेड होता है, उसमें से जो बताएंगे वो फिक्स है, उनमें से आना ही आना है, ठीक है। तो ये हो गया। अब 3D को खत्म करेंगे, ठीक है। अब देखिए 3D में ज़्यादा कुछ है नहीं, आराम से 3 डायमेंशन ज्योमेट्री, त्रिविमीय ज्यामिति। इसे बस ये चीज़ कहता है कि रेखाएं लंब हो तब, मतलब 3D में आपको कहेगा कि लंब हो तब क्या होगा। तो ये देखिए वेक्टर A1 वेक्टर में नहीं होता है, ठीक है। A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0 हो तो वो क्या होता है, लंब होता है। या फिर आपको L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 भी देखने को मिलेगा ऑब्जेक्टिव में। देखिए इस दोनों में से कोई भी एक रहेगा तो ये क्या होता है, रेखा जब क्या हो, लंब हो तब। ये किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, लंब के लिए। तो अब लंब का है तो समांतर भी होबे करेगा जोड़े, तो कोई दिक्कत नहीं। रेखा जब समांतर हो तब, समांतर के लिए, ये 3D के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो क्या होता है A1/A2, ठीक है, बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। ये क्या होता है, समांतर के लिए। इसमें से एगो फिक्स है, या फिर ऐसे ना रह के L1 L2 बराबर M1 M2 बराबर N1 N2, इस प्रकार भी आपको देखने को मिलेंगे। तो ये क्या हो गया, ये समांतर के लिए होगा और ये लंब के लिए होगा। तो यहाँ से एगो फिक्स है, इसमें से एगो आना ही आना, हो सकता है कि दोनों ही आए, एगो इसमें से आता ही है। लेकिन इस बार बिहार बोर्ड भी घोषणा किया है कि आपको फार्मूला पर भी आपको मतलब ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो हो सकता है कहीं दोनों आ जाए, तो इसको आप ध्यान में रखिए, ठीक है। अब बताते हैं नेक्स्ट वाला। अब यहाँ से देखिए एक्स अक्ष का निर्देशांक, y अक्ष का निर्देशांक, z अक्ष का निर्देशांक। अब क्या होता है, इससे तो एगो ने एगो फिक्स है, इस तो हर साल आता है। इसमें से हो सकता है कहीं दो आ जाए, एगो ना तो एगो तो फिक्स है। इसमें एक्स अक्ष क्या आता है 1 0 0, काम खत्म, ऑप्शन रहेगा। जेड अक्ष का पूछेगा, सॉरी वाई अक्ष का पूछेगा तो 0 1 0, काम खत्म। जेड अक्ष का पूछेगा तो 0 0 1, ये फिक्स है 1 2 3, ठीक है। इनमें से एगो नंबर कंप्लीट, ठीक है।
एक्स अक्ष मतलब 1 0 0, जे वाई अक्ष मतलब 0 1 0 और जेड अक्ष मतलब 0 0 1। तो यहाँ से हर साल एक ना एक आपको फिक्स बनते ही हैं, ठीक है। तो इस प्रकार अब 3D भी ख़त्म हुआ। 3D में खैर कुछ ज़्यादा था ना, इसमें प्रॉपर्टीज बहुत सारे हैं जो आपको क्या कहते हैं सब्जेक्टिव जो बनाने में इस्तेमाल होता है वो उसके लिए होता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में जितना बना था उतना बता दिए, नहीं तो उसमें निकालने के लिए अधिकतर आते हैं, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी देखते हैं। अब प्रायिकता से हम देखेंगे। प्रायिकता से आपको हो सकता है कि एज इट इज फार्मूला ही आ जाए, नहीं तो उसी फार्मूला पर आपको 2 चीज़ दिया रहेगा, तीसरा निकालने के लिए क्या 3 चीज़ दिया रहेगा और चौथा चीज़ निकालने के लिए रहेगा। ये इससे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी में आपको कुछ नहीं, ऑब्जेक्टिव में हम बोल रहे हैं, ऑब्जेक्टिव में इससे ज़्यादा आपको नहीं पूछता है, नहीं तो एज इट इज़ फार्मूला ही पूछता है, ठीक है। तो क्या है फार्मूला? पहला नंबर हम देखेंगे कि अगर आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ अगर ए यूनियन बी निकालने के लिए कहेगा, ठीक है, तो इसका होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ पी बी माइनस यूनियन बोला है ना तो इंटरसेक्शन घटा लेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अगर वही चीज़ आपको पूछता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना, कोई दिक्कत नहीं, पी ए पी बी माइनस, अब इंटरसेक्शन पूछा है तो क्या करेंगे उसको घटा देंगे, मतलब इसको पूछेगा तो यहाँ रखेंगे, इसको पूछेगा तो यहाँ पर रखेंगे, तो कितना आ जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। यहाँ पर ध्यान रखिए, यहाँ पर क्या होता है माइनस में होता है, ठीक है। तो आपको ये दूसरा हो गया, यूनियन पूछे तो यहाँ क्या ये दोनों सेम रहता है, पी ए पी बी पी ए पी बी। अगर यूनियन पूछा तो घटाएंगे ये दोनों में से कथी इंटरसेक्शन, अगर इंटरसेक्शन पूछा तो यूनियन घटाएंगे। तीसरा देखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ, देखिए ए बी या फिर ई एफ भी दिया रहता है, तो ई एफ रहे चाहे ए बी रहे उससे कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ ई यूनियन एफ तो वहाँ यू ई एफ में रहेगा, ए बी में हम लिखे हैं तो ठीक है। तो अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बटा बी भी आपसे पूछा जाता है, तो क्या होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, अब बटा जो नीचा होता है ना पी बी, काम खत्म। चौथा होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बटा ए रहे तब, सेम होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, बस बटा में नीचे ए है ना तो पी ए, काम खत्म। तो ये 4 गो हुआ। अब नेक्स्ट वाला में देखते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पांचवा नंबर पी ए डैश, चाहे एक और चीज़ देख लेते हैं। देखिए अगर आपको किसी की चीज़ का डैश निकालना हो, जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश बटा बी निकालना हो, ठीक है, इस प्रकार से अगर आपको निकालना है तो जो चीज़ है ना उसी चीज़ को 1 में से घटा लीजिए, बस आराम से आ जाए 1 माइनस पी ए बटा बी घटा लीजिएगा तो ये निकल जाता है, ठीक है। और इसका फॉर्मूला आप जानते हैं, तो ऐसा कोई भी रहे अगर बी बटा ए डैश खाने का मतलब है कि एक में से घटा लीजिए, कुछ चीज़ दिया है एक में से, मतलब केवल एक डैश के लिए हम बोल रहे हैं, एक डैश हो तो, ठीक है। छठा नंबर हम देखते हैं। अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश यूनियन बी डैश हो तब क्या होगा, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है। क्या होता है अगर दोनों पर रहे यूनियन में रहे तो क्या होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है। अब देखिए 7 नंबर में हम क्या देख रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अगर इंटरसेक्शन बी तब डैश रहे दोनों के हॉल डैश, तो ये भी इसी के इक्वल होता है, ए इंटरसेक्शन बी, ये दोनों के इक्वल ये यही होता है। ये दोनों में से कोई रहे तो आपको 1 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी ही निकालना है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको हम कंप्लीट कर लिए। अब 8 नंबर में हम देखेंगे। देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी हो तब क्या करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखिए जो बच गया है ना पी बी
माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, कोई दिक्कत नहीं। पी अगर ए डैश है इंटरसेक्शन बी है तो बच गया है पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन, ये चीज़ निकाल लीजिएगा। नहीं तो इसमें से दो को देखिए, अगर ये निकालने के लिए कहा ना तो ये दोनों दिया रहेगा, ये दोनों दिया रहेगा, दोनों से घटा लीजिए, ये अच्छी पता चल जाएगा। नहीं तो आपको ऑब्जेक्टिव में एज इट इज रहता है, अगर पी ए दिया रहा है और बी पर डैश दिया रहा है तो बच कौन गया है, तो पी ए सेम यही चीज पी ए इंटरसेक्शन बी। इस प्रकार से ये फॉर्मूला सब खत्म होता है। और सारे भी फॉर्मूला है लेकिन आपको इसके इंपॉर्टेंट में नहीं बनता है, ठीक है। लेकिन चार जो स्वतंत्र घटना के लिए जो आपको हमेशा कंफ्यूजन होता है, चार गो जो दो मतलब ऐसे तो तीन गो वाला होता है तो उसको हम साइड में करते हैं, ठीक है। लेकिन चार आपको स्वतंत्र घटना के लिए ये चारों, लेकिन चारों अलग होता है, तो चारों को आज हम इस पर एक्सप्लेन करेंगे बढ़िया से, उसको आज के बाद उसमें कंफ्यूजन नहीं होने वाला है। चार चीज लिखते हैं यहाँ पर सब स्वतंत्र घटना के लिए, इसको मिटा देते हैं। सब स्वतंत्र घटना के लिए यदि ए और बी दो स्वतंत्र घटना हो तो ठीक है। इसके लिए क्या होगा, ए और बी दो स्वतंत्र घटनाएं हो तो क्या होगा। तो देखिए एक होता है तीन गो वाला, ठीक है। यहाँ पर दूसरा लिखते हैं, दूसरा देखिए ए और बी दो स्वतंत्र घटनाएं हो तो इसमें आपको तीन गो बनते हैं, तीन होता है। क्या होता है तो देखिए, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ पहला नंबर, इसका पहला नंबर हम लिखते हैं कि अगर इसमें से कोई ऑप्शन था आपको एक ही जैसा तीनों तो रहेगा नहीं, कोई उसी से रिलेटेड ही रहेगा, तो इसमें से तीनों में से कोई एक रिलेटेड होता है। तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ अगर ए इंटरसेक्शन बी अगर रहे तो ये होता है पी ए इंटू पी बी, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये आराम से ये सब जानते हैं, ठीक है। लेकिन एक और होता है जो स्वतंत्र घटना होता है, एक और मतलब एक तीन के लिए होता है और दो इसके लिए होता है, ठीक है। अगर आपको पूछ लिया, अगर मान लीजिए कि यूनियन में दिया ए यूनियन बराबर आपको क्या, देखिए तो यहाँ पर क्वेश्चन कैसे बनेगा वो भी हम बताएंगे आपको, ठीक है। तो 1 माइनस पी ए डैश इंटू पी बी डैश ये रहेगा। तीसरा क्या रहेगा तो वो भी देखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी डैश, तब क्या होता है, ये होता है पी ए डैश प्लस पी बी, ये तीनों होता है। अब क्या आपको कैसे पता चलेगा कि अब परेशान हो जाएगा कि इसमें से हमको कैसे पता चलेगा कि इसमें से हमको कौन होगा स्वतंत्र घटना, किसको निकालने के लिए, परेशान नहीं है, आराम से देखिए। अगर आपको ये कहता है ये लाइन देखिए, यदि ये लाइन सेम एज इट इज रहेगा, लेकिन यदि ए और बी दो स्वतंत्र घटनाएं हो तो यहाँ पर आपसे पूछेगा जरूर कि पी ए इंटरसेक्शन बी ये रहेगा। इस लाइन के बाद आपको चूज करना है, तो पी ए इंटरसेक्शन बी इसमें से कौन है, देखिए पहला ये तीनों स्वतंत्र घटना के लिए लागू होता है, तो देखिए कौन होता है ये, इसका मतलब आपको ऑप्शन में चूज कौन करना होगा, ये चूज करना होगा, ठीक है। हाँ अब नेक्स्ट क्वेश्चन अब कैसे बनेगा, यदि ए और बी दो स्वतंत्र घटनाएं हो तो ए यूनियन बी, तो अब आपको कौन चूज करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन तो देखेंगे यूनियन वाला। अच्छा तो ये वाला चूज करना है, कौन चूज करना है, तो ये वाला चूज करना है, ठीक है। अगर फिर वही चाहे रहेगा, यदि ए और बी दो स्वतंत्र घटनाएं हो तो पी ए बी डैश कितना होगा, तो कौन होगा, तो पी ए बी डैश, अच्छा स्वतंत्र घटना तो पी ए डैश प्लस पी बी। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन रहेंगे, आपको ऐसे चूज करना है। तो स्वतंत्र घटना के लिए किसमें तीन गो होता है, यहाँ पर जो रहेगा उसके हिसाब से डिसाइड करेंगे कि इसमें से हमारा तीनों में से कौन सा होगा, ठीक है। अब देखिए लास्ट होगा दूसरा, अब तीन गो के लिए होता है, यदि ए बी और सी स्वतंत्र, ए बी सी तीनों स्वतंत्र घटनाएं हो तो इसमें एक ही होता है बस, पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इंटरसेक्शन में ये सब जोड़े होता है गुना में, पी ए पी बी पी सी,
हो गया। तो ये सिंपल सा है, 3 को वाला में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसको आप ध्यान में रखिएगा, वहाँ पर जरूर मेंशन किया रहेगा। इसके लिए ये हो जाएगा, अगर यहाँ पर P A प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B रहा तो इसका मतलब कौन होगा, ये हो। तो ये आई होप कि आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी, अब देखिए लीनियर प्रोग्राम में ऑब्जेक्टिव बनता नहीं, उसमें आपको 5 नंबर से ही पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट जरूर ले लें, ठीक है। तो आई होप कि इतना, आज पूरा हम चैप्टर ही ख़त्म, चूँकि समय है नहीं, 1 तारीख से एग्ज़ाम है और आज हो गया आपका 29, 30, 31, 2 दिन और है। लेकिन ये और जल्दी हम डाल देंगे, 1 दिन का टाइम, कुछ घंटे का ही वीडियो होगा, चूँकि इसमें हम सारे चीज़ों को कवर कर दिए, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सभी प्रॉपर्टीज और फॉर्मूला पसंद आए होंगे। अब मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।